माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। नायरा जो इस वक्त उसी सफ़ेद पदार्थ के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो कभी उसके मुंह पर क्वेश्चन दे मारती तो कभी आसपास के रखी चीज़ों को, कभी वो टेबल से पेन उठा करके उसके मुंह पर मारती और फिर वो दूसरे काउच के कुशन को लेकर के अपने हाथ में उसे अपना शील्ड बनाते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मुझे हनुमान चालीसा भी आता है और मैं मुंह भी तोड़ सकती हूँ। बहुत ताकतवर हूँ मैं। ये बोल करके जैसे ही वो चुप हुई थी, ईरा अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए 2 बार नायरा की तरफ देखता है और फिर हल्का सा अपने चेहरे को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस क्वेश्चन से तुम मेरा मुंह तोड़ सकती हो? तो मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर दूं। जिस मुंह की तुम बात कर रही हो वो ग्लास से बना है, वो भी कोई नॉर्मल ग्लास से नहीं। लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट ग्लास है ये, बुलेट प्रूफ ग्लास। तुम्हारी नाजुक उंगलियां मेरा मुंह नहीं तोड़ सकती। नायरा ये सुनकर तुरंत ही काउच पर भागती है और जैसे ही अभी वो काउच से पीछे जा पाती उससे पहले ईरा उसके सामने काफ़ी जल्दी से आ गया था, जिससे तुरंत ही नायरा अपने दोनों पैरों को उठा करके काउच पर बैठती है और अपने आप को कुशन से ढकते हुए कहती है, दूर रहो प्लीज़, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तभी ईरा जो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए कहता है, उठो, तुम बैठ नहीं सकती हो, तुम्हें बैठना मना है, मैं तुम्हें बैठने नहीं दे सकता। ये सुनकर नायरा जो उसके हाथ की तरफ देखती है और जल्दी से खड़े होकर कहती है, क्यों? मैं बैठ क्यों नहीं सकती? बैठूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। ये सुनते ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं किसी इमोशन को फील नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा नहीं आता, पर मुझे ये कमांड मिला है कि मैं तुम्हें चैन से बैठने ना दूँ। अब अंश को तो ये बात पता नहीं थी कि जो बात उन्होंने ईरा से बोली है वो ईरा कितना सीरियसली फॉलो करने वाला है। नायरा जो उसको ऊपर से नीचे तक इधर से उधर देखते हुए कुछ ढूंढने लगी थी, जिसे देख कर ईरा भी बिल्कुल उसी की तरह रिएक्शन करते हुए अपने मुंडली को इधर उधर घुमाते हुए कहता है, क्या कर रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम भी मुझे स्कैन करने की कोशिश कर रही हो? नायरा जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे देख कहाँ से रहे हो। और फिर वो उसके पीछे जाते हुए कहती है, क्या तुम्हारी आंखें पीछे लगी हुई हैं? लेकिन तब हीरा जो अपने ब्लू लाइट्स को ऑन करते हुए कहता है, ये देखो, मैं इसी तरह से तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे स्क्रीन पर कैमरा फिट है। नायरा जो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहती है, और तुम्हारा मुंह कहाँ है? तुम बोल कहाँ से रहे हो? तब हीरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें डराना चाहता हूँ, तुम रोना बंद करो, चलो हम लोग कुछ खेल खेलते हैं। नायरा जैसे ही सुनी थी उसका दिमाग काम करता है और वो जल्दी से ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ सही कह रही हो, हम खेल खेलते हैं। हम पता है कौन सा खेल खेलेंगे? हम छुपन छुपाई खेलेंगे। तुम्हें छुपन छुपाई खेलना आता है? यह सुनकर हीरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे सारे गेम्स के नाम पता है, मुझे मत सिखाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी काम करो, तुम छुपो, मैं तुम्हें पकड़ूंगी, ठीक है? हीरा बिल्कुल भोले बच्चों की तरह इस बात को मानते हुए जाकर के उसी के सामने काउच के पीछे छुप जाता है और ये देखकर नायरा जो हल्का सा अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये दिमागदार तो बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का, मेरे सामने जाकर छुप रहा है। नायरा भी जानबूझ करके गिनती गिनना शुरू करती है और वो भी कैबिन के डोर पर, और साथ ही साथ वो अपने हाथ को लगातार कैबिन के डोर पर मारी जा रही थी। 1 2, मैं गिन रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी, छुपे रहना तुम, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। वो बार बार अपने हाथ को कैबिन पर मारे जा रही थी, लेकिन उसके कैबिन के डोर की आवाज़ सुनने के बावजूद भी बाहर के बॉडीगार्ड्स दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे, क्योंकि अंश मल्होत्रा का ये कमांड था कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा जब तक अंश मल्होत्रा का परमिशन ना मिले। नायरा जो कांपते हुए कहती है, 5 6 7, कोई तो खोलो प्लीज़, ये दरवाज़ा खुलता कैसे है? लेकिन उसे पता नहीं था कि दरवाज़ा उसके बस की बात नहीं थी खोलने की। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें आगे की काउंटिंग नहीं आती है? मैं तुम्हें सिखा दूँ काउंटिंग, मैं पढ़ाने में भी बहुत माहिर हूँ। नायरा सुनकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, ए भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं कहाँ थी? 7 8 9 10 11 12, कोई तो खोल दो प्लीज़। लेकिन तभी वो देखती है कि हीरा खुद ही बाहर निकल रहा है,
जिससे वो तुरंत ही उसके पास जाकर कहती है, आई स्पाई। अब ईरा और नायरा इसी तरह से खेलना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ नायरा को पता भी नहीं था कि अंश मल्होत्रा, जो कि लगातार अपने फोन के स्क्रीन में उसी को देखे जा रहे हैं। इस वक्त उनकी गाड़ी यशवीर ड्राइव कर रहा था। अंश को इस तरह से मुस्कुराता देखकर वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपसे कुछ कह सकता हूँ मैं? ये सुनकर अंश, जो अपना ध्यान तो अभी स्क्रीन पर रखे थे मगर वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बोलो। यशवीर जो उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, आप इतने खुश मिजाज के इंसान कभी मुझे लगे नहीं थे, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है। ये सुनते ही पीछे ही बैठा क्रिश जो जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, सही सुना है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि हालांकि क्रिश का ध्यान जाता है अंश की उन निगाहों पर जो कि रियर व्यू मिरर से उसी को घूर रही थी, और तभी उसकी टोन एकदम से चेंज हो गई थी और उसके साथ ही उसकी बातें भी। ये सुनते ही यशवीर जो रियर व्यू मिरर से ही क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे गट्स है तुम्हारे अंदर, अपने बॉस के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। आहान खुराना सर को अगर पता चले ना कि उनके सामने उनके पीठ पीछे उनको कोई कुछ गलत बोल रहा है, वो तो वहीं से उड़ा दे किसी को भी। ये सुनते ही क्रिश जो पसीना पसीना होते हुए कहता है, यशवीर भाई, ऐसे नहीं बोलते, आप क्यों किसी का गुस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो थोड़ा सा मजाकिया हूँ बस, और कुछ नहीं। और सर ना मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे समझते हैं और मेरा मजाक भी समझते हैं, है ना सर? ये बोल तो वो बहुत ही हंस के रहा था, लेकिन उसके शरीर में अचानक ही गर्मी छिटकने लगी थी। मैं यशवीर से कहता है, नहीं फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है, मतलब बॉस यहाँ पर बैठे हैं और तुम पीछे उनका मजाक उड़ा रहे हो, खड़ूस बोल रहे थे उन्हें। ये सुनते ही क्रिश कहता है, अरे यार, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में कहता है, ये तो शादी से पहले मरवाएगा मुझे, और मैं भी कितना चोम हूँ, कैसे बोल दिया मैंने सर के बारे में इस तरह की बात। बेचारे, उसकी भी गलती नहीं रहती थी, क्योंकि उसके दिल में जो होता था उसकी जुबान पर हमेशा गलती से निकल ही आया करता था। वहीं दूसरी तरफ अब फाइनली अनु और अर्जुन जो कि घर पहुंचे थे, और जैसे वो लोग घर पहुंचे थे कोई काफ़ी टाइम से हॉल में उन लोग का वेट कर रहा था। अर्जुन और अनु बहुत ही हंसते खेलते आराम से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बातें करते अपने हाथों में शॉपिंग बैग लिए अंदर की तरफ आ रहे थे। तभी सम्राट अचानक से खड़े होकर के अर्जुन के सामने आते हुए पूछता है, वो लड़की कहाँ गई? ये सुनकर अर्जुन एक बार अनु की तरफ देखते हैं और फिर सम्राट से पूछते हैं, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? ये सुनकर सम्राट जो पीछे देखते हुए कहता है, अरे वही जो तुम्हारे साथ गई थी, नायरा। की बातों को समझते हुए अर्जुन ने अनु को अंदर जाने का इशारा कर दिया था, और वहीं सम्राट के ठीक सामने आकर के उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहते हैं, आप अंश की होने वाली बीवी से दूर रहिए। अगर ये बात अंश तक पहुंच गई तो मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। ये सुनते ही सम्राट अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, मुझे सिखाओगे? और उसे पता है कि नायरा मेरी है, लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन बहुत जल्द ये बात उसे समझ में आ जाएगी। समझा देना अपने दोस्त को, ज़्यादा दिन तक मेरी चीज़ों के साथ वो गुलछर्रे नहीं उड़ा पाएगा। और ये बोलकर वो थर्ड फ्लोर की तरफ निकल गए थे, और साथ ही अपने फ़ोन पर किसी को कॉल भी लगा दिए थे। दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ था, और ये वही लड़की थी जो कि हमेशा सम्राट के हिसाब से ही उनके बताए हुए तरीके से काम किया करती थी। हेलो मिस्टर सम्राट, व्हाट हैपेंड? उसे इतना खुश देख करके सम्राट उस पर नाराज़ होते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड? तुमसे एक काम कहा था, अगर वो काम तुमने ठीक से किया होता तो आज अंश मेरे सामने जिंदा ही नहीं होता। सारे फसाद की जड़ वही अंश है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मानेगा वो लड़का। मेरी बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले किसी भी कीमत पर तुम मुझे मेरे सामने चाहिए एंड्रिया। वह इस बात पर एंड्रिया जो कहती है, मुझे टिकट मिल गया है, बस 2 दिन का इंतज़ार है, मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच रही हूँ। तब तक आप चीज़ों को खुद संभालिए, उसके बाद से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एंड्रिया जगह पर एंटर हो जाती है तो उसके बाद से उस जगह पर तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम बहुत ही परफेक्शन के साथ होता है मिस्टर। ये सुनते सम्राट अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मुझे इस वक्त ज़रूरत है तुम्हारी। मैं अपनी चीज़ को और ज़्यादा अंश को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब फाइनली अंश मल्होत्रा जो कि यशवीर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट से वापस लौट करके अपने कैबिन में पहुंचे थे। यशवीर जो
जैसे केबिन के अंदर पहुंचा था, वो ईरा की तरफ देखता है और ईरा लगातार इधर से उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यशवीर उसको तुरंत ही स्टॉप करते हुए रोक करके उसके ठीक सामने बैठते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारी बैटरी 35% कैसी हो गई? यहाँ आई थी तो 70% थी। इतनी जल्दी तुम्हारी बैटरी कभी कंज्यूम नहीं हुई। ये सुनते ईरा जो अपनी मुंडी को लगातार इधर उधर घुमाते हुए कहता है, मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहाँ जा सकती है? आखिर वो मुझे चकमा देकर कैसे भाग गई? ये केबिन तो बंद था। क्या आप लोग उसे देख पा रहे हैं? ये सुनते ही अंश जो पीछे मुड़कर ईरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो कौन? कोई गायब हो गया क्या? और नायरा कहाँ है? जैसे ईरा ने ये सुना था, वो अपनी मुंडी उठाकर के अंश की तरफ देखते हुए कहता है, आप भी मेरे बॉस की तरह बहुत लंबे हैं। अगर आप थोड़ा सा झुक कर बात करेंगे तो मुझे अपनी मुंडी को इतना उठाना नहीं पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि मेरा वायर क्रैक हो जाएगा सर। अंश उसके टोन को सुन करके उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, नायरा कहाँ है? ये सुनते ईरा जो कहता है, भाग गई वो, पता नहीं कहाँ पर। अभी तो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, अचानक से गायब हो गई। आप लोग प्लीज़ मुझे उसको ढूंढने में मदद करिए, वरना मैं अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसकी इंसल्ट होगी कि मैं अपने इस छोटे से टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो उस लड़की को ढूंढने में। अंश समझ नहीं पाते कि आखिर ईरा कहना क्या चाहता है, और जैसे ही वो अपने हाथ में लिए फ़ोन को टेबल पर रखते हैं, किसी की ज़ोर ज़ोर से सिसकियों की आवाज़ अंश को सुनाई तो देती है, मगर उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यशवीर जो ईरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चलो मेरे साथ, टास्क कंप्लीट करना है तुम्हें। सर सही कहते हैं, तुम्हें तो त्रिनेटर डायनेमिक्स के अंदर ही रहना चाहिए, उस कंपनी से तुम बाहर ही मत निकला करो। इंसानों को बस परेशान करना आता है। पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़की, तुमसे डर कर ही भाग गई होगी। हमेशा से नालायक ही रखते थे तो मुझे, पता नहीं क्यों सर तुम्हें इतना मानते हैं। जी सुनते ईरा जो कहता है, अब सर नहीं, सर की पूरी फैमिली मुझे मानती है, और स्पेशली आश्री मेरे टीम में है। अगर तुमने मेरे बारे में ज़रा भी कंप्लेन की तो मैं बता दूंगा आश्री को। वो जैसे ही अपने तेज टोन को शुरू किया था, यशवीर तुरंत ही पीछे मुड़कर अंश से माफ़ी मांगकर हल्का सा झुकते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, अगर आपको मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी हो। और ये तो है ही बदमाश। चलो, तुम्हें यहाँ पर काम से लाया था, मुझे तो पहले तुम्हें में लेकर जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था, बेवकूफ़ कहीं का। ईरा जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वहीं अब तो अंश भी परेशान हो गए थे, और वो अगल बगल आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, नायरा, नायरा। और फिर वो ज़मीन की तरफ देखते हैं जहाँ एक कोने पर नायरा की ड्रेस पड़ी हुई थी, और उसके साथ ही उसका ईयरिंग और बाकी के सामान भी। आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो उधम सदम हुआ है। आसपास की चीज़ों को इस तरह बिखरा हुआ देखकर समझ तो गए थे कि यहाँ पर मामला कुछ तो बिगड़ा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नायरा कहाँ गायब हो गई। लेकिन तभी उनका पैर जो कि किसी चीज़ पर पड़ता है, जिससे नीचे से काफ़ी तेज़ आवाज़ आई थी, आउच। और अंश ने जैसे ही आवाज़ सुना था, वो तुरंत ही अपने पैर को हटाते हैं और उस चीज़ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ये तो किसी का हाथ है, नायरा। और वो जब जाकर के अपने टेबल के नीचे झुके थे, तब जाकर के उन्हें नायरा नजर आती है, जो कि इस वक्त अपने आप को कुशन से कवर करके छुपी हुई थी। उसका दूसरा हाथ अभी धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहा था, क्योंकि उसे बाहर निकलना था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो निकले कैसे। वो थोड़ी फंस सी गई थी। अंश वहीं उसको अपना हाथ दे करके बाहर की तरफ निकालते हैं, और जैसे वो बाहर की तरफ निकली थी, बिना वो अगल बगल देखे तुरंत ही जाकर के अंश के सीने से लग जाती है। उसका अंश के साथ गले लगाना हुआ था कि तभी अंश भी उसको इस तरह से रोता और घबराता हुआ देख करके धीरे से उसके पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ऐसे छुप कर क्यों बैठी थी? नायरा जो अंश के सीने पर लगाए हुए कहती है, उसे बोलो यहाँ से जाए, मुझे डर लग रहा है उससे, वो बहुत अजीब है, मुझसे अजीब अजीब सी बातें भी कर रहा था। अंश बोलते हैं, क्या हो गया, एक मिनट रुको। और फिर वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से उसको अपने सीने से अलग करके उसके बालों को ठीक करते हुए कहते हैं, क्या बोला उसने? नायरा जो कहती है, वो बोल रहा था वो अपनी मुंडी खोल सकता है, अपना हाथ भी खोल सकता है। वो कह रहा था कि वो अपने पुर्जे अलग करके मुझे दिखा सकता है। उसने अपने हाथ को भी खोल लिया था मेरे सामने। अंशु कहते हैं, इस बात से घबरा गई तुम? नायरा कहती है, नहीं, उसका हाथ भी खुला तो खून नहीं निकला बाहर, अजीब अजीब से काली काली चीजें थी, बहुत डरावना था। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे यहाँ पर? वो बच्चों की तरह रोए जा रहे थे।
साथ ही उसके माथे पर, उसके चेहरे पर, हर जगह पर पसीने आए हुए थे। अंश उसको आराम से बैठाते हैं, लेकिन जैसे अभी वो काउच पर बैठती, वो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, वो बोला था कि बैठना नहीं है, वो बैठने से भी मना कर रहा था मुझे। अंश उसको इतना डरा हुआ देखकर खुद पर ही रिग्रेट करते हुए कहते हैं, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था उसे, मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारे साथ मस्ती करेगा। नायरा जो कहती है, वो बस मुझे डरा डरा कर मजे ले रहा था मेरे, कहाँ गया वो। अंश जो कहते हैं, वो चला गया, वो मैंने भेज दिया उसे। मैंने कहा कि नायरा को इतना परेशान कर रहे हो तो तुम यहाँ से निकलो, तो मैंने जाने को कह दिया। ये सुनकर नायरा जो अंश की तरफ देखते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे, अच्छा वो उसे बाहर कर दिया, पर आप बहुत बुरे, आप मुझे इस कमरे में बंद करके क्यों भाग गए थे। नायरा जो काफ़ी ज़्यादा को सुनकर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, गलती तो की है मैंने, बट प्लीज़ तुम रोना बंद करो, ओके। देखो क्या हुलिया बना लिया तुमने, भूतनी लग रही हो। नायरा जो जैसे भूतनी का नाम सुनी थी, वो अपने दोनों पैरों को उठा करके काउच पर रखते हुए कहती है, मुझे ये सब मत बोलिए, मैं नहीं उसकी तरह। अंश उसको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, ओके ओके, तुम बिल्कुल भूतनी नहीं लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है, बिल्कुल इंसान लग रही हो। एक काम करो, तुम फेस वॉश कर लो यहाँ अटैच बाथरूम में जाकर, उसके बाद हम घर चलते हैं। आज पहली बार अंश ने नायरा को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था और उसे ऐसे पैम्पर कर रही। नायरा जो धीरे से खड़ी होती है और वहीं बाथरूम की तरफ जाने लगती है और अपनी शक्ल को खुद ही शीशे में देखते हुए कहती है, कितनी भोंदू हूँ मैं, एक भूत से डर गई। तुम तो बहुत स्ट्रांग थी ना नायरा, नहीं समायरा। एक तो यहाँ रहकर मैं पागल ही हो जाऊंगी, पता नहीं कब मुझे यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। वो यही सब बड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ आती है और उसके इस चेहरे को देख करके, जो कि पूरी तरह से डर के मारे लाल हो गया था, अंश पे खड़े होकर के धीरे से अपना हैंकरचीफ उसके हाथ में देते हुए कहते हैं, लो। लेकिन नायरा जो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा सामान भी फैल गया। और वह खुद ही अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछती है और जल्दी जल्दी अपने सारे सामान को उसी शॉपिंग बैग के अंदर डालते हुए कहती है, चलिए यहाँ से, यहाँ नहीं रहना मुझे। अंश भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जा रहे थे। नायरा को अंश के थ्रू इतनी ज़्यादा केयर की आदत तो कभी थी ही नहीं, या यूँ कह ले कि किसी से भी वो केयर की एक्सपेक्टेशन करती नहीं थी। इस वक्त भी अंश ने नायरा के हाथों को पकड़ रखा था और वो लिफ्ट में आ चुके थे। नायरा धीरे से उनके कोट को पीछे से पकड़ते हुए कहती है, यहाँ कोई ट्रैफिक थोड़ी ना है जो मैं चल नहीं पाऊंगी। ये सुनकर अंश अपनी एक बाह में चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या? लेकिन जिस टोन में अंश ने ये बोला था, नायरा एकदम से अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहती है, कुछ नहीं। वो भी एकदम से शांत पड़ गई थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो कुछ बोले, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती और बस अपने उसी हाथ की तरफ देख रही थी जिस हाथ को अभी अंश ने पकड़ रखा था। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर उनकी लिफ्ट आकर के खुलती है, ठीक उनके सामने क्रिश, जो कि कुछ लोगों के साथ इस वक्त बातें कर रहा था, वैसे बहुत करीब नहीं बल्कि काफ़ी दूर पर ही सही, मगर अंश को वो नजर आ जाता है। वो बातें नहीं कर रहा था बल्कि अपनी दुख भरी कहानी बता रहा था कि किस तरह से अंश ने उसे पनिशमेंट दी है। वो पूरे ऑफिस टाइम में अब बैठ नहीं सकता और उसके साथ ही उसे एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया और किसी भी दिन छुट्टी लेने के बारे में सोचा तो उसकी पूरी 1 महीने की सैलरी कट जाएगी। और ये कहानी उसके लिए वैसे तो दुख भरी नहीं थी, बल्कि ये तो भगवान की कृपा थी कि अंश ने सिर्फ उसे पनिशमेंट में इतना ही करने को कहा था। तभी जैसे ही अंश के शू की टक टक की आवाज़ सबको सुनाई देती है, सब लोग एकदम से अपनी जगह पर भाग चुके थे। लेकिन क्रिश की तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी अभी इधर उधर भाग पाता। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, कहाँ? क्रिश जो अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहता है, सर वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात इन लोग को बता रहा था। अंश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, दिख रहा है तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम, जाओ मेरे फ्लोर पर, और हाँ बैठना नहीं है। क्रिश जो तुरंत अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, मैं तो बात भी इन लोगों से खड़े खड़े रह करके कर रहा था, मैं बैठा भी नहीं एक भी बार। अंश ने बस अपने सर को हाँ मिला दिया था। अंश और नायरा को गाड़ी के ठीक बगल में खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो बैठो अंदर। और फिर वो सामने से आ रहे एक ड्राइवर को देखते हुए कहते हैं, इनको ले जा करके मेंशन छोड़ दो। और फिर वो नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाओ, मुझे क्या देख रही हो? नायरा जो अपने हाथ की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अंश समझ नहीं पा रहे थे। और फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप जाने देंगे?
अंश कहते हैं, मैंने तुम्हें रोक रखा है? जल्दी जाओ, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम यहाँ से निकलोगे उसके बाद ही मैं जाऊँगा। कम ऑन। नायरा जो अपना हाथ उठा करके अंश को दिखाते हुए कहती है, आपको लगता है कि मैं ऐसे जा पाऊँगी? अगर आप सच में चाहते हैं मैं जाऊँ तो पहले आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही अंश तुरंत ही अपना हाथ नायरा के हाथ से छुड़ाते हुए कहते हैं, हाँ तो तुम ही डर रही थी, तुमने ही हाथ पकड़ रखा था मेरा। नायरा जो मुंह बनाते हुए कहती है, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए आप सबके सामने। आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स जो कि इस वक्त अंश की तरफ ही देख रहे थे, साथ ही पार्किंग में जितने भी गार्ड्स और सिक्योरिटी वाले थे वो भी अंश की तरफ ही देख देख करके हल्का हल्का मुस्कुराए जा रहे थे। अगल बगल अंश देखते हैं और फिर नायरा को तुरंत ही बैठने का इशारा कर देते हैं और ज़ोर से उसकी तरफ की गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं और इशारे में उसे चुप रहने के लिए कह देते हैं। नायरा ने भी बस अपने सर को हाँ मिला दिया था और फाइनली अब उन लोग की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ जाने लगी थी।